बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुरवंतपुर। वहाँ का राजा राजा चंद्रवर्मा बेहद ही घमंडी और अभिमानी था। उसके पास धन, दौलत, सेना सब कुछ था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गर्व था अपनी एक चीज पर, उसकी आम की बगिया। मेरे बगिया के आम खाते ही लोग दीवाने हो जाते हैं। ऐसा स्वाद किसी और के पास हो ही नहीं सकता। मैं आमों का भी राजा हूँ। हाँ महाराज, आपके बगिया के आम तो देवताओं के प्रसाद जैसे हैं। राजा हर रोज अपने आमों को देखने बगिया जाता, वहाँ बैठता, आमों को देखता, और जब कोई कहता कि कोई और किसान के आम मीठे हैं, तो राजा क्रोधित हो जाता। क्या कोई और मेरे आमों से अच्छा उगाता है? यह असंभव है, सजा दो उसे। एक दिन महल के ऊपर अचानक गहरे काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, और फिर आया भीषण तूफान। ये क्या हो रहा है? मेरे आम की बगिया बचाओ। लेकिन तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा, बगिया उजड़ गई, हर पेड़ गिर गया और सारे आम जमीन पर बिखर गए। हाय मेरी बगिया, मेरा सब कुछ चला गया। राजा चंद्रवर्मा अब पहले जैसे नहीं रहे। आमों की बगिया उनके जीवन की शान थी, मगर अब वहाँ सिर्फ सूखी टहनियाँ, मुरझाए पत्ते और टूटी शाखाएं थी। राजा हर सुबह उस बगिया को देखने जाते थे और उदासी में डूबे रहते थे। हे मेरे प्यारे आमों, तुम सबने मेरे जीवन को सुंदर बनाया था, लेकिन मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर सका। मैंने तुम्हें गर्व का प्रतीक बना दिया, ना कि प्रेम का। और देखो, आज तुम सब मुझसे रूठ गए हो। महल के अंदर भी अजीब सन्नाटा था। वहाँ पहले हंसी गूंजती थी, वहाँ अब केवल राजा के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश नारी रंग से भर गया था, महल के द्वार पर एक साधारण से कपड़ों वाला अजनबी दिखाई दिया। कौन हो तुम और बिना किसी बुलावे के यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई खतरा नहीं, बस एक राहगीर हूँ, लेकिन मेरा संदेश उस तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, जो खुद को सब कुछ मानता था और अब सब कुछ खो चुका है। तुम्हारे शब्द अजीब हैं, लेकिन जाने क्यों मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। जाओ, लेकिन ध्यान रखना, महाराज इन दिनों बहुत बदल गए हैं। अजनबी धीरे धीरे अंदर गया। उसकी चाल में ठहराव था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। वह सीधा दरबार में गया, जहाँ राजा चंद्रवर्मा उदासी से बैठा हुआ था। तुम कौन हो और इस तरह मेरे सामने बिना इजाजत के आने की हिम्मत कैसे हुई? राजन, मैं वो नहीं जो दिखता हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हारे भीतर के घमंड को देख सकता हूँ। मैं वो हूँ जो देख सकता है कि तूफान ने सिर्फ बगिया नहीं, तुम्हारे भीतर की विनम्रता भी उड़ा दी है। अरे बस, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं चंद्रवर्मा हूँ, सुरवंतपुर का राजा, और तुम जैसे फटेहाल अजनबी मुझे सीख देंगे? यही घमंड तुम्हें नष्ट कर रहा है। तुमने समझा कि आमों का स्वाद तुम्हारी वजह से था, पर सच्चाई यही है कि आम तब तक मीठे रहते हैं जब तक उगाने वाला प्रेम और धैर्य से उन्हें सींचता है। तुमने बस गर्व को सींचा था और उसका फल अब तुम्हारे सामने है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि कैसे आमों को उगाना है। जाओ यहाँ से, मुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। अजनबी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने थैले में से एक चमकता हुआ बीज निकाला और फिर से राजा के सामने रख दिया। ये बीज कोई साधारण नहीं है, ये बीज तुम्हारी मन की परीक्षा लेगा। इसे लगाओ, लेकिन याद रखो, इसे घमंड से नहीं, प्रेम से सींचना। अगर तुम बदल गए तो ये पेड़ बनेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ लौटा देगा, वरना ये तुम्हारे मन की तरह मुरझा जाएगा। एक बीज से बगिया लौटेगी? तुम फकीर हो या जादूगर? मेरी जिंदगी कोई लोक कथा नहीं है। जिंदगी लोक कथा नहीं होती, लेकिन जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तो हर सत्य खुद एक कहानी बन जाता है। राजा चुप हो गया। कुछ पल के लिए जैसे कोई चुपता हुआ तीर उसके दिल में उतर गया, लेकिन फिर उसने आंखें मूंद ली और कहा, ले जाओ अपना बीज मेरे पास से, और अब और बीज मुझे देने की जरूरत नहीं है। अजनबी चुपचाप उठा और जाते जाते बस यही कहा, शायद अब नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। रात आई। महल का आंगन चांदनी से भरा था। राजा अकेला अपने कमरे में बैठा था, आंखें बंद की, और फिर एक रहस्यमय सपना शुरू हुआ। चंद्रवर्मा,
ये अंतिम अवसर है। ये बीज सिर्फ पेड़ नहीं उगाएगा, ये तुम्हारे भीतर की विनम्रता को भी जगा देगा। जागो, अभी समय है। राजा घबरा कर उठ बैठा, पसीने से लथपथ, और फिर उसने देखा वही बीज उसके पास पड़े हैं और उसने नीली रोशनी निकल रही थी। क्या क्या ये सपना था या कोई संकेत? ये बीज सच में वही है जहां उसने कहा था। अगली सुबह राजा चुपचाप अपने पुराने बाग के कोने में गया। उसने खुद अपने हाथों से मिट्टी खोदी, बीज को रखा और उसे ढक दिया। मैं नहीं जानता ये बीज मुझे माफ करेगा या नहीं, लेकिन मैं सच में बदलना चाहता हूँ। अब मुझे अपनी बगिया नहीं चाहिए, मुझे खुद को फिर से उगाना है। उस दिन के बाद से हर सुबह राजा वहाँ जाता, पौधों से बातें करता, प्यार से पानी देता। अब वह घमंड नहीं करता था। महाराज खुद जमीन खोद रहे हैं और हर रोज एक बीज से बातें करते हैं। क्या सच में कोई जादू हो रहा है? शायद ये जादू नहीं, आत्मा का परिवर्तन है। जो मन से गिरता है वही जब उठता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। समय बीतता गया। राजा चंद्रवर्मा अब हर रोज बगिया के एक कोने में उगते उस छोटे पौधे को देखा। वह न अब राजश्री वस्त्र पहनता था और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करता था। तू आ गया। मुझे नहीं लगा था कि तुम सचमुच उगोगे, पर तुमने विश्वास किया मुझ पर। या फिर ये उस फकीर का करिश्मा है। मैंने कभी किसी पौधे से बात नहीं की थी। आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं खुद फिर से जी रहा हूँ। राजा ने अब दिन रात को भेद मिटा दिया था। मंत्री बुलाते पर वह कहता, राज्य का काम जरूरी है, पर इस पौधे में मेरी आत्मा है। अगर इसे ना समझा तो मैं फिर वही बन जाऊंगा जो पहले था। मुझे बदलने दो, खुद से मिलने दो। धीरे धीरे पूरा दरबार चकित हो गया। एक दिन जब पौधा एक छोटा सा पेड़ बन चुका था, राजा के पास उसी बूढ़े मंत्री ने आकर कहा, महाराज, हम सब देख रहे हैं कि आप सच में बदल गए हैं। अब आप पहले जैसे कठोर नहीं रहे। आप में अपनापन आ गया है, एक सच्ची विनम्रता आ गई है। हाँ मंत्री जी, शायद मैं सच में बदल गया हूँ। मुझे अब समझ में आता है, राज गद्दी सिर पर नहीं दिल में होनी चाहिए। जिसने आमों की मिठास को सिर्फ व्यापार समझा, वो कैसे उसका स्वाद समझेगा। उस रात जब आकाश बिल्कुल साफ था, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। महल की खिड़कियां हिलने लगी। बादलों ने गरजना शुरू किया। महाराज, बादल बहुत तेज गरज रहे हैं। पेड़ों की टहनियां फिर से टूट रही हैं। लगता है वही कहर दोहराने आ रहा है। क्या फिर से? नहीं, इस बार नहीं। उस पौधे को कुछ नहीं होना चाहिए। राजा भागता हुआ बगिया में पहुंचा। बारिश की तेज छींटें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह उसी छोटे पेड़ के सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ फैलाकर। हे प्रकृति, तो मेरी परीक्षा फिर से ले रही है, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये मेरी आत्मा है। अगर तू मुझे गिराना चाहती है तो पहले मुझे गिरा। पूरा शरीर भीग चुका था, फिर भी वह वही खड़ा रहा। तभी एक चमकदार बिजली पेड़ के ठीक पास गिरी और जमीन फट गई। नहीं, क्या मैंने फिर कुछ गलत कर दिया? क्या मेरी तपस्या अधूरी थी? जमीन की दरार से एक रहस्यमयी चमक निकलने लगी और उसी चमक के बीच वह अजनबी फकीर फिर से प्रकट हुआ। तुम यहाँ इस तूफान में? राजा चंद्रवर्मा, तूफान तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने अपने घमंड की डाल छोड़ दी और अब तुम तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए जो वर्षों से तुम्हारे महल के जमीन के नीचे छिपा था। सत्य? कौन सा सत्य? क्या ये पेड़ कोई साधारण नहीं? अजनबी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। जमीन फट गई और अंदर से एक सीढ़ी प्रकट हुई जो अंधेरे की गहराई में जा रही थी। नीचे चलो राजा, तुम्हारे पूर्वजों का एक रहस्य तुम्हें पुकार रहा है। एक ऐसा रहस्य जो आमों से जुड़ा है, पर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर ये सच में है तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ राजा नहीं, एक खोजकर्ता भी हूँ। और इस तरह राजा चंद्रवर्मा उस रहस्यमयी सीढ़ी में उतरने लगा। राजा चंद्रवर्मा अजनबी फकीर के पीछे पीछे नीचे उतरता गया। सीढ़ियाँ पुरानी थी, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी और हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। तकरीबन 100 सीढ़ियाँ पार करने के बाद वो दोनों एक विशाल अंधेरे कक्ष में पहुँचे, जहाँ दीवारें सोने जैसी चमक रही थी। एक पेड़ वहाँ उगा था, लेकिन वो कोई सामान्य पेड़ नहीं था। ये तो आम का पेड़ है, लेकिन इसकी पत्तियां नीली और ये हवा में कैसे झूल रहा है? ये कोई साधारण पेड़ नहीं है महाराज, ये है आमों की आत्मा का वृक्ष।
ये पेड़ तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा है। हर राजा जिसने आमों का सम्मान किया इस वृक्ष की एक शाखा खिली है, और हर घमंड से भरे राजा ने इसे सूखा किया। तो तूफान, आमों का सूख जाना, ये सब इसी वृक्ष से जुड़ा था। हाँ, तुमने घमंड किया, बगिया को अपनी ताकत माना, पर इस वृक्ष ने तुम्हारे भीतर का सच देखा, और जब वो सच गलत निकला उसने तूफान भेजा तुम्हें जगाने के लिए। तभी उसी पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक मीठी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई आम की आत्मा खुद बोल रही हो। राजा चंद्रवर्मा, तुम्हारा नाम इतिहास में घमंड से भरा पड़ा था, पर तुम्हारे आंसू, तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे फिर से जीने की शक्ति दी है। अब समय तुम्हें वो सच बताने का जो सदियों से छिपा था। मैं अब और घमंड नहीं करता। मुझे सच जानना है, मुझे खुद को पूरी तरह बदलना है। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। दीवार पर एक छवि उभरी, एक पुराना राजा जिसकी गोद में एक बच्चा था और उसके पीछे वही पेड़। ये तुम्हारे परदादा थे, राजा सूर्यवर्मा। उन्होंने आम को सिर्फ फल नहीं, प्रजा का विश्वास माना। हर आम का पेड़ गरीबों में बांटा, हर आम की मिठास में नम्रता थी, और इसीलिए इस वृक्ष की आत्मा फूली फली। और मैं वो सब भूल गया। मैंने आम को राज्य की शान बना दिया, लेकिन उसके पीछे की भावना को खो दिया। पर तुमने फिर से बोया प्रेम का बीज। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा पश्चाताप, उन्होंने मुझे फिर से जगा दिया। अब एक अंतिम कार्य बचा है, उसके बाद यह वृक्ष तुम्हें वो शक्ति देगा जो किसी भी राजा को नहीं मिली। जो कहोगे मैं वो करूंगा, चाहे मुझे अपना राज्य छोड़ना पड़े या जीवन। तभी अजनबी फकीर सामने आया और बोला, तुम्हें अपना जीवन नहीं देना है, तुम्हें अपना दिल पूरी तरह प्रजा के लिए खोलना होगा। तुम्हें हर उस व्यक्ति से माफी मांगनी होगी जिसे तुमने घमंड में अनदेखा किया था। मैं करूंगा। हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, मैं उनके पास जाकर खुद माफी मांगूंगा, राजा होकर नहीं, एक सेवक बनकर। राजा चंद्रवर्मा महल के आंगन में एक एक किसान, एक एक नौकर और एक एक दरबारी से मिलते हैं। तुम वो हो जो मेरी आम की बगिया में काम करती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझा। महाराज, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपने मेरी बात सुनी, यही मेरे लिए बहुत है। कुछ ही हफ्तों में पूरा सुरवंतपुर बदल गया। राजा अब महल के बजाय खेतों में दिखते। वो खुद आम के नए पौधे लगाते, बच्चों को पानी देते। हर जगह प्रेम और सादगी फैल गई थी। उस दिन से सुरवंतपुर में हर आम का पेड़ राजा चंद्रवर्मा के नाम से जाना जाने लगा। एक ऐसा राजा जिसने घमंड से पश्चाताप की यात्रा की और प्रेम से राज किया।